वेलकम फ्रेंड्स ऑन श्री राम क्लासेस बीकानेर। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं हमारे इस वीडियो में प्रायद्वीपीय पठार पर। प्रायद्वीपीय पठार हमने शुरू में बात की थी कि गोंडवाना लैंड का अवशेष है और इस प्रायद्वीपीय पठार पर मुख्य जो पर्वत श्रृंखलाएं और पठार हैं हम उनकी बात करने वाले हैं। प्रायद्वीपीय पठार की अगर आप बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार में मुख्यतः हमें जो पर्वत श्रृंखलाएँ नज़र आती हैं हम उनको देखने वाले हैं और साथ ही हम देखेंगे इस पठार पे जो मुख्य पठार स्थित हैं उनकी बात। देखो, प्रायद्वीपीय पठार को हम प्रायद्वीप कहते हैं क्योंकि इसका आकार प्रायद्वीप की भांति, प्रायद्वीप एक्चुअल में होता क्या है, आकार प्रायद्वीप की भांति नहीं है, मतलब ये खुद प्रायद्वीप की भांति है। ऐसा कोई भी भूभाग जिसके तीन और पानी हो उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये हमारा एक प्रायद्वीपीय भूभाग है। साथ ही हमारे पठार का आकार त्रिभुजाकार है। ठीक है, इस प्रायद्वीपीय पठार में जो मुख्य पर्वतमालाएं हैं उनमें उत्तरी छोर पर है अरावली, अरावली के दक्षिण में है विंध्याचल, विंध्याचल के दक्षिण में है सतपुड़ा, सतपुड़ा के दक्षिण में है पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट के पूर्व की ओर स्थित है पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। ठीक है, तो ये मुख्य पर्वतमालाएं हैं। अब ये जो पर्वतमालाएं हैं अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट, इन पर्वतमालाओं को भारतीय महान जल विभाजक रेखा कहा जाता है। भारतीय महान जल विभाजक रेखा। अब भारतीय महान जल विभाजक रेखा क्या है, क्यों कहा जाता है, उसकी बात करते हैं। क्योंकि ये जो पर्वतमालाएं हैं इन पर्वतमालाओं के एक छोर से तो ऐसी नदियां निकलती हैं जो कि अरब सागर में विलीन होती हैं, एक छोर से ऐसी नदियां निकलती हैं जो बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए इस अरावली के एक छोर से निकलने वाली नदी लूनी, माही, ये सभी, माही तो विंध्याचल से आती है, खैर लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास सभी की सभी अरब सागर में आती है। अरावली से जाने वाली बनास नदी चंबल नदी के साथ मिलकर यमुना और फिर गंगा से होते हुए चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। इसी तरह से विंध्याचल भी, विंध्याचल के एक ओर से माही निकलती है, विंध्याचल के एक ओर से यमुना की सहायक नदियां निकलती हैं जो यमुना के साथ मिलकर गंगा और गंगा से बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इसी तरह सतपुड़ा है भी है, पश्चिमी घाट भी और पूर्वी घाट भी। पूर्वी घाट तो कर चलो छोड़ दो इसको क्योंकि कंटिन्यू नहीं है उत्तर से दक्षिण की ओर, ये पैरेलल आ गया। लेकिन अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा और जो पश्चिमी घाट है इन चारों को हम कहते हैं भारतीय महान जल विभाजक रेखा। भारतीय महान जल विभाजक रेखा कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे आप। ओके, ये विशेष बात हो गई। अब मुख्य जो पठार हैं, पर्वतमालाओं को तो हम अलग अलग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, हम पहले पठारों को कंप्लीट करते हैं। पठार के बाद हम प्रायद्वीपीय पठार की जो मुख्य पर्वतमालाएं हैं उनको ले लेंगे। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार में अगर हम भारत को एक बार हल्का सा बना लें, थोड़ा सा, क्योंकि एक पठार को हम करने वाले हैं, महत्वपूर्ण पठार है और भारत कंप्लीट अगर आपको दिखेगा तब उस पठार पर एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारा भारत है। यहां पर असम में और मेघालय में, असम में और मेघालय में जो पठार विस्तृत है उसको हम कहते हैं उत्तर पूर्वी पठार। अब असम का पठार और मेघालय का जो पठार है ये हिमालय के पार्ट नहीं है। हमें कई बार लगता है कि असम और मेघालय के जो पठार हैं वो हिमालय के पार्ट हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, असम में ये जो उत्तर पूर्वी पठार है विस्तृत है कार्बी, कार्बी एंगलोंग, कार्बी एंगलोंग के पठार के रूप में, कार्बी एंगलोंग के पठार के रूप में। दूसरा, ये जो मेघालय का जो पठार विस्तृत है, ये मेघालय का पठार विस्तृत है मेघालय में और इस पठार में मुख्य जो पहाड़ियां हैं वो गारो, यहीं पे हैं गारो, कंटिन्यू जैसे मैं बना रहा हूँ उसी तरह से, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां हैं, कीपाकार पहाड़ियां हैं, पूरी तरह से शंकु आकार पहाड़ियां हैं गारो, खासी और जयंतिया।
अब गारो जो पहाड़ियां हैं, गारो पहाड़ी, इनका सबसे ऊंचा शिखर है नोकरेक, नोकरेक, ठीक है। खासी जो पहाड़ियां हैं यहां पे मोहसिन राम स्थित है, चेरापूंजी स्थित है मोहसिन राम। मोहसिन राम की खास बात है कि ये खासी पहाड़ियों में स्थित है ना, ध्यान रखना, खासी पहाड़ियों में। और मोहसिन राम की खास बात है कि यह विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, ठीक है। अब यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होने का कारण जो माना जाता है वो यही माना जाता है कि इन पहाड़ियों का जो कीपाकार होना है वो क्या है, इन यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होने का रीजन है। साथ ही इस मेघालय के पठार की, या यूँ कहें उत्तर पूर्वी पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो मेघालय में ही है, शिलोंग चोटी, शिलोंग चोटी। तो इस मेघालय के पठार को शिलोंग का पठार भी कहते हैं। अब पूरा बनाए जाने के पीछे क्या उद्देश्य था, कि क्यों हमें ये पूरा बनाना था, तो ऐसा है कि ये जो पठार है, ये पठार, ये प्रायद्वीपीय पठार है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल आ गया और इधर फिर उत्तर का, सॉरी यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ये वेस्ट बंगाल, सॉरी ये वेस्ट बंगाल, ये बांग्लादेश, और यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। अब ये जो पठार है इस पठार से अलग है, ये पठार है इसी का भाग लेकिन इस पठार से अलग है, तो हम इसको प्रायद्वीपीय पठार से विच्छेदित पठार भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार से विच्छेदित पठार है ये, ओके। अब ये विच्छेदित किससे है, तो ये क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे मालदा गैप, मालदा गैप या मालदा भ्रंश, मालदा भ्रंश से उत्तर पूर्वी पठार इस प्रायद्वीपीय पठार की जो मुख्य भूमि है उससे अलग है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, आपके लेवल का क्वेश्चन है कि मालदा भ्रंश से ये जो पठार है, ये पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य भूमि से अलग होता है, इसलिए इस पठार को इस पठार से विच्छेदित पठार भी कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, हमने जाना हमारा पठार का नाम उत्तर पूर्व पठार, और ये हिमालय के भाग बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारे प्रायद्वीपीय पठार के ही भाग हैं। यहाँ पे पर्वतमाला हमने पढ़नी है निश्चित रूप से। हम पहले जितने भी पठार हैं प्रायद्वीपीय भाग के, हम उनकी बात कर जाते हैं। हमने एक पठार कंप्लीट कर लिया है, पठार का नाम है मेघालय का पठार। अब हम पढ़ते हैं झारखंड का पठार। झारखंड का पठार, या हम उसको छोटा नागपुर का पठार भी कहते हैं, ठीक है। गंगा नदी, गंगा नदी का द्विशाखन हुगली नदी, यहाँ पे गंगा की सहायक नदी सोन, और दक्षिण में स्वर्ण रेखा। तो गंगा नदी के दक्षिण में, हुगली नदी के पश्चिम में, सोन नदी के पूर्व में, स्वर्ण रेखा के उत्तर में जो पठार विस्तृत है वो है छोटा नागपुर का पठार। इस पठार का विस्तार झारखंड में है प्रधान रूप से। झारखंड के हजारीबाग, धनबाद, रांची, संथाल, परगना जो क्षेत्र हैं यहाँ पे इसका विस्तार है। इसके अलावा कुछ भाग इसका बिहार के गया क्षेत्र में भी है। झारखंड का पलामू जो क्षेत्र है, इस पलामू क्षेत्र में भी ये पठार विस्तृत है, ठीक है। इस पठार के दक्षिण भाग से स्वर्णरेखा नदी बहती है। इस पठार का जो पश्चिमी भाग है उसके सहारे से सोन नदी निकलती है, और पूर्वी भाग है हुगली नदी निकलती है। अब इस पठार के मध्य से, पलामू जिले से दामोदर नदी निकलती है, ठीक है। दामोदर के उत्तर में ये जो पठार है, कौन सा, छोटा नागपुर का पठार पढ़ रहे हैं ना। दामोदर के उत्तर में ये जो पठार है उसको कहते हैं हम कोडरमा का पठार, कोडरमा का पठार। और इस दामोदर नदी के दक्षिण में जो पठार है उसको हम कहते हैं रांची का पठार, रांची का पठार, ठीक है। कोडरमा का पठार और रांची का पठार। दामोदर नदी इस पठार को दो भागों में विभाजित करती है। रांची के पठार से स्वर्णरेखा नदी निकलती है, रांची के पठार को स्वर्णरेखा नदी अपर्दित करती है। रांची के पठार को स्वर्णरेखा नदी अपर्दित करती है और एक जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात का नाम है हुंडरू।
हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। अब इस पठार की खास बात यह है कि रांची के पठार पर लावा के जमाव से निर्मित पठार भी मिलते हैं जिन्हें पाट भूमि कहा जाता है। पाट भूमि, लावा के जमाव से निर्मित समतल भूमि मिलती है, ठीक है, मतलब लावा के समतल पठार मिलते हैं जिन्हें हम पाट कहते हैं, जैसे कि रुडनी पाट, खमार पाट, नेत्तरहाट। ये जो नेत्तरहाट है इसको छोटा नागपुर के पठार की रानी कहते हैं, छोटा नागपुर के पठार की रानी कहलाता है। अब ये जो छोटा नागपुर का पठार है भारत का सबसे ज़्यादा खनिज संपदा वाला पठार है। यहाँ पे बड़ी मात्रा में कोयला और बड़ी मात्रा में जो हमारा लोहा है उसकी खाने हैं। तो ये जो पठार है हमारा जिसको हम छोटा नागपुर का पठार कहते हैं, इस छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। क्या कहते हैं? भारत का रूर कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये भारत का रूर कहलाता है, ओके। और दामोदर नदी को भारत की रूर नदी कहते हैं। रूर हम देख चुके हैं, रूर क्या है? जर्मनी का एक कोयला उत्पादक क्षेत्र है। रूर जर्मनी का एक कोयला उत्पादक क्षेत्र है। तो ये जो पठार था, ये पठार है हमारा छोटा नागपुर का पठार। ये क्वेश्चन इस पे आया हुआ है कि पाट भूमि पाई जाती है। सेकंड ग्रेड में आरपीएससी ने पूछा था कि पाट भूमि देखने को मिलती हैं, तो पाट भूमि हमें रांची के पठार पर या हम कहते हैं कि छोटा नागपुर के पठार पर देखने को मिलती हैं। छोटा नागपुर के पठार के बाद हम करते हैं बात उड़ीसा के पठार पर। उड़ीसा के पठार पर, उड़ीसा का पठार, इस उड़ीसा के पठार को दंडकारण्य भी कहा जाता है। दंडकारण्य, उड़ीसा के पठार को दंडकारण्य भूमि भी कहा जाता है। दंडकारण्य का मतलब है दंडक वन, अरण्य, दंडक प्लस अरण्य, दंडकारण्य, दंडक वन। ये विस्तृत है उड़ीसा, इधर छत्तीसगढ़, ठीक है, और आंध्र प्रदेश। यहाँ पे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार है। और बस सिंबल सी खास विशेषता है कि ये इसमें ये नक्सली एरिया है विशेषकर, जैसे छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा, बस्तर जिला इसमें शामिल है, उड़ीसा का कोरापुट, कालाहांडी शामिल है, आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम प्रदेश इसमें शामिल है। घने मानसूनी वनों के लिए जाना जाता है। साथ ही यहाँ पे भी हमें कोयला और लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। ये पठार कहलाता है उड़ीसा का पठार। ये भारत की पूर्वी भूमि है, पूर्वी उच्च भूमि भी हम इसे कहते हैं उड़ीसा के पठार को। साथ ही क्या कहलाता है? ये दंडकारण्य कहलाता है। आगे बात करते हैं हम विंध्याचल पर्वतमाला के पठार हैं विशेष, जिनमें एक तो है बुंदेलखंड का पठार, एक है बघेलखंड का पठार। बुंदेलखंड और बघेलखंड, वैसे बुंदेलखंड पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश में है, तो बुंदेलखंड का जो पठार है विंध्याचल पर्वतमाला का ही भाग है। और बुंदेलखंड का पठार विंध्याचल पर्वतमाला का एक मुख्य पठार है और लाल बलुआ पत्थर के लिए जाना जाता है। बघेलखंड का जो पठार है वो यूपी और एमपी में विस्तृत है। और बघेलखंड का जो पठार है ये भी विशेषकर लाल बलुआ पत्थर के लिए ही जाना जाता है। विंध्याचल पर्वतमाला का एक और पठार है जो हमारे राजस्थान तक विस्तृत है। पठार का नाम है मालवा का पठार। पठार का क्या नाम है? मालवा का पठार। तो मध्य प्रदेश के मालवा और हमारे हाड़ौती क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के मालवा और राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में विस्तृत ये पठार है जिसको हम कहते हैं मालवा का पठार। इस मालवा के पठार का निर्माण हुआ है लावा के जमने से। लावा के जमने से एक क्वेश्चन आता है कि भारत में लावा के जमाव किस काल में हुए प्रायद्वीपीय पठार पर? तो भारत में लावा के जमाव प्रायद्वीपीय पठार पर हुए थे क्रिटेशियस काल में। कौन से काल में? क्रिटेशियस काल में लावा के जमाव हुए थे भारत में, ठीक है। अब ये जो पठार है, इस पठार की खास बात ये है कि एक तो ये दक्षिण पूर्व राजस्थान में है और एक मालवा मध्य प्रदेश में है।
इस पठार की खास बात यह है कि चंबल और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसने इस पठार को बुरी तरह से अपरदित किया है। चंबल नदी जानी जाती है हमारे भारत में बीहड़ निर्माण के लिए। बीहड़ या कंदरा, हम राजस्थान की ज्योग्राफी में हमने बीहड़ के बारे में बात की है, तो कंदरा या बीहड़ निर्माण के लिए ये जानी जाती है। अब इस बीहड़ के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो राजस्थान में है कोटा से धौलपुर, कोटा से धौलपुर। और साथ ही यहाँ पे अगर हम हाड़ौती की बात करते हैं यानी कि मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का विशेषकर भिंड और मुरैना, भिंड और मुरैना, मध्य प्रदेश के भिंड और मुरैना जो हैं ये जाने जाते हैं विशेषकर बीहड़ के लिए। तो राजस्थान में कोटा से धौलपुर तक, मध्य प्रदेश के भिंड और मुरैना मतलब भारी मात्रा में बीहड़ निर्माण के लिए जाने जाते हैं। तो मालवा का पठार लावा के जमने से बना है, मालव जाति के कारण ये मालवा कहलाता है। इसका विस्तार मालवा मध्य प्रदेश और हाड़ौती यानी राजस्थान के दक्षिण पूर्व में विस्तृत है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब मालवा का जो पठार है, इस मालवा के पठार के दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है। एक क्वेश्चन आया था कि एक क्वेश्चन ये था कि नर्मदा नदी के उत्तर में विस्तृत पठार है, तो ये याद रखिए कि नर्मदा नदी के उत्तर में जो पठार है वो कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है कि नर्मदा नदी के उत्तर में जो पठार है उसका क्या नाम है? तो नर्मदा नदी के उत्तर में जो पठार है वो कौन है? मालवा का पठार। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। अब हमारा है दक्कन का पठार। प्रायद्वीपीय पठार में ही एक बड़ा पार्ट है दक्कन का पठार। उस दक्कन के पठार को हम बना लेते हैं। दक्कन का पठार है, थोड़ी इंक डाल लेते हैं हम इसमें। दक्कन का पठार, देखो दक्कन का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है दक्षिण, तो भारत के दक्षिण में विस्तृत है दक्कन का पठार। ये दक्कन का पठार भी सेम वैसे के वैसे ही बना है जैसे कि हमारा मालवा का पठार बना है। मालवा का पठार क्रिटेशियस काल में, कौन से काल में? क्रिटेशियस काल में लावा के जमाव से बना है। क्रिटेशियस काल में लावा के जमाव से निर्मित हुआ है, तो दक्कन का पठार भी क्रिटेशियस काल में लावा के जमाव से ही निर्मित हुआ पठार है। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं इस पठार के लिए, तो ये पठार नर्मदा नदी के दक्षिण से शुरू होता है। नर्मदा नदी के दक्षिण से शुरू है और लास्ट में ये नीलगिरी के पठार तक विस्तृत है, यानी कावेरी नदी तक ये पहुंचा हुआ है ना। तो हम इस पठार की बात करते हैं, देखो कि कहाँ तक ये विस्तृत है। हमने ऊपर मालवा का पठार देख लिया था। अब नर्मदा के दक्षिण में है दक्कन का पठार। नर्मदा के दक्षिण में कौन सा पठार है? दक्कन का पठार। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब हम आ जाते हैं नर्मदा के दक्षिण से दक्कन के पठार पर। नर्मदा का जो बात कर रहे थे हमारे जो दक्कन का पठार है उसके बारे में, तो दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में है और इस पठार का विशेषतः विस्तार है महाराष्ट्र में, इसके अलावा कर्नाटक में, तेलंगाना में और तमिलनाडु और केरला में। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र का जो पठार है दक्कन का पठार। ये पूरा दक्कन का पठार कहलाता है। महाराष्ट्र का जो पठार है, इस महाराष्ट्र के पठार में जो प्रमुख विशेषता है इस पठार की वो है यहाँ पे दक्कन ट्रैप का निर्माण। दक्कन ट्रैप का निर्माण। अब दक्कन ट्रैप क्या है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये जो दक्कन का पठार बना है ये पूरा का पूरा पठार क्रिटेशियस काल में लावा के जमाव से निर्मित, क्रिटेशियस काल में लावा के जमाव से निर्मित हुआ है। अब लावा के जमाव से निर्मित होगा तो निश्चित है कि लावा के जमाव से जो मृदा बनती है वो मृदा कौन सी होती है? काली मृदा होती है। ठीक है,
तो इस पठार पर दक्कन ट्रैप जो है, दक्कन ट्रैप कहते किसको हैं? दक्कन ट्रैप कहते हैं लावा के परत दर जमाव को। तो यहाँ पे दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है, लावा का परत दर परत जमाव हुआ है। तो काली मिट्टी महाराष्ट्र में, भारत में सबसे ज़्यादा मिलती है। ठीक है, अब इस पठार के मध्य से गोदावरी नदी बहती है। हम पर्वत श्रृंखलाओं में, हमारे सिलेबस में भी हैं प्राकृतिक संसाधन, उनमें हम पढ़ेंगे। तो महाराष्ट्र के पठार के मध्य से गोदावरी नदी बहती है। इसके अलावा हमारा जो कर्नाटक है, ठीक है, और इस कर्नाटक में आ जाते हैं तो कर्नाटक में कावेरी नदी इस पठार के मध्य से बहती है। सॉरी, हाँ, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। कृष्णा नदी इस पठार से होते हुए निकलती है, कर्नाटक के पठार से। महाराष्ट्र के पठार के दक्षिणी भाग से कृष्णा निकलती है और कर्नाटक और तेलंगाना में बहती है कृष्णा नदी। और कर्नाटक के पठार के मध्य से निकलती है कावेरी नदी। कावेरी नदी, कावेरी नदी के दक्षिण में इस कर्नाटक के पठार को हम मैसूर का पठार कहते हैं। मैसूर का पठार। एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, कर्नाटक का जो पठार का जो पश्चिमी भाग है, कर्नाटक के पठार का पश्चिमी भाग, वो मलनाड कहलाता है। मलनाड, और मलनाड कर्नाटक में है, और ये क्या है? सदाबहार वनों का क्षेत्र है। सदाबहार वनों का क्षेत्र है, बेहद घना भरा क्षेत्र है, घना हरा भरा क्षेत्र है। ऐसे ही तमिलनाडु में दक्कन के पठार के रूप में विस्तृत है नीलगिरी का पठार। नीलगिरी का पठार यानी ब्लू माउंटेन, मतलब पूरी आग्नेय चट्टानें हैं, लावा निर्मित चट्टानें जो नीले अथवा ब्लैक कलर की नज़र आती हैं। अब तेलंगाना में जो पठार है, इस तेलंगाना में जो पठार है, इसके दो नाम हैं। एक तो कहते हैं सिकंदराबाद का पठार, सिकंदराबाद का पठार, और तेलंगाना में एक पठार है हैदराबाद का पठार। हैदराबाद का पठार, बस, विशेष कुछ भी नहीं है इसमें। अब मैं रिपीट कर देता हूँ कि नर्मदा नदी के दक्षिण से लेकर कावेरी नदी से होते हुए जो नीलगिरी का पठार है, वहाँ तक इस दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है। क्रिटेशियस काल में लावा के जमाव से यहाँ पे इस जो पठार है उसका निर्माण हुआ है। लावा के परत दर परत जमाव हुए हैं, जिसे दक्कन ट्रैप कहते हैं। और जो हमारी काली मृदा है वो लावा के जमाव से यहाँ निर्मित हुई है। लावा का परतदार परत जमाव हुआ है, तो काली मृदा के भी परत दर परत जमाव ही यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इस महाराष्ट्र के पठार के मध्य से गोदावरी नदी बहती है, महाराष्ट्र के पठार के दक्षिण से कृष्णा नदी बहती है, कर्नाटक के पठार के मध्य से कावेरी नदी बहती है। कावेरी नदी का दक्षिणी भाग मैसूर का पठार कहलाता है। कर्नाटक के पठार का पश्चिमी भाग मलनाड कहलाता है, जो हरे भरे वनों वाला प्रदेश है, सदाबहार वन मिलते हैं। तमिलनाडु में नीलगिरी का पठार है। नीलगिरी का जो पठार है, आप जानते हैं कि चाय की खेती के लिए काफ़ी फेमस है, ब्लू माउंटेन ये कहलाती हैं। ठीक है, तो ये तो है हमारा पठार। प्रायद्वीपीय पठार में जो मुख्य पठार है वो तो हमने जाने हैं। अब प्रायद्वीपीय पठार में जो मुख्य पर्वतमालाएं हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। अरावली हमने राजस्थान में पढ़ ली है, अब हम विंध्याचल से शुरू करेंगे। तो हमारे पास है विंध्याचल। विंध्याचल के बाद हम देखेंगे सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद पश्चिमी घाट। ठीक है, देखो बात करते हैं इन पठारों के बाद हमारी पर्वतमालाओं की। तो सबसे पहले हम लेते हैं विंध्याचल को। विंध्याचल में चित्तौड़गढ़, विंध्याचल का जो विस्तार है चित्तौड़गढ़ से लेकर दक्षिण पूर्व राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश से बिहार के सासाराम तक जो हमारी पर्वतमाला है उसको हम कहते हैं विंध्याचल पर्वतमाला। चित्तौड़ से लेके उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के सासाराम तक। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इसका दक्षिणी विस्तार मध्य प्रदेश तक गया हुआ है और कुछ विस्तार इसका छत्तीसगढ़ तक है। ठीक है, अब इसी विंध्याचल पर्वतमाला से एक नदी निकलती है, नदी को हम कहते हैं चंबल। यहाँ पे एक पर्वतमाला है हमारी अरावली। तो विंध्याचल पर्वतमाला का विभाजन करने वाली नदी कौन है? चंबल। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
विंध्याचल पर्वतमाला का विभाजन करने वाली नदी चंबल। ओके, इस विंध्याचल पर्वतमाला के नीचे नदी निकलती है, नदी का नाम है नर्मदा। तो क्वेश्चन बनता है नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सी पर्वतमाला है? तो नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वतमाला है। या यूं पूछ लेते हैं कि चंबल और नर्मदा के बीच में कौन सी नदी है, सॉरी कौन सी पर्वतमाला है, तब आंसर देना है विंध्याचल। नर्मदा का उद्गम सतपुड़ा से माना जाता है, तो अभी हम सतपुड़ा को भी पढ़ेंगे। अब जो हमारी विंध्याचल पर्वतमाला है, ये विंध्याचल पर्वतमाला भ्रंशोथत पर्वतमाला है। भ्रंशोथत यानी कि भ्रंश से उत्पन्न पर्वतमाला है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अरावली वलित पर्वतमाला है और विंध्याचल भ्रंशोथत पर्वतमाला है। अब विंध्याचल पर्वतमाला में जो प्रमुख श्रेणियां हैं उनमें एक है विंध्यन श्रेणी, विंध्यन श्रेणी, एक है कैमूर, एक है भारनेर और एक है पारसनाथ, ठीक है। अब विंध्यन श्रेणी, कैमूर, भारनेर और पारसनाथ, तो बिहार के दक्षिण में कौन? झारखंड। झारखंड में शिखर है पारसनाथ, पारसनाथ, ठीक है, पारसनाथ। पारसनाथ छोटा नागपुर के पठार का सबसे ऊंचा शिखर है। पारसनाथ झारखंड में छोटा नागपुर का पठार जो है, छोटा नागपुर के पठार का सर्वोच्च शिखर है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, पारसनाथ, ठीक है, छोटा नागपुर के पठार का सबसे ऊंचा शिखर। कैमूर जो है, कैमूर यहाँ पे देखो हमारे इस सतपुड़ा पर्वतमाला से, नर्मदा नदी थोड़ी आगे से आती है, यहाँ सतपुड़ा पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला में जो हमारे अमरकंटक की चोटी है, अमरकंटक, अमरकंटक से नदी निकलती है सोन, जो कि मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार में पटना में जाके वो गंगा में मिल जाती है। नदी का नाम है सोन। अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। अब इस सोन नदी के सहारे सहारे एक भ्रंशोथत पर्वतमाला का निर्माण हुआ है और ये भ्रंशोथत पर्वतमाला मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के सासाराम तक विस्तृत है। एमपी, यूपी और बिहार के सासाराम तक विस्तृत है। इस पर्वत श्रृंखला को कहते हैं कैमूर। तो हमने देख लिया कैमूर को और हमने देखा पारसनाथ को। कैमूर भी जो पर्वत श्रृंखला है भ्रंशोथत है, कैमूर भ्रंशोथत है। किसके भ्रंश से बनी है? सोन नदी के भ्रंश से। कैमूर किससे बनी है? सोन नदी के भ्रंश से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे भारनेर, भारनेर कहाँ है? एमपी में। और फिर विंध्यन कहाँ है? विंध्यन है उत्तर प्रदेश में, मुख्य विस्तार है। तो इस तरह से जो हमारी विंध्याचल पर्वतमाला है वो वास्तव में विंध्यन, कैमूर, भारनेर और पारसनाथ का ही एक भाग है। यानी इन चार समूह से मिलकर ही विंध्याचल की रचना हुई है। ये एक निम्न ऊंचाई की पर्वतमाला है, निम्न ऊंचाई है इसकी, निम्न ऊंचाई की पर्वतमाला है। और विंध्यन जो श्रेणी है ये पूरी की पूरी विंध्याचल भ्रंशोथत है। अरावली कैसी है? वलित है। क्वेश्चन आता है, चार ऑप्शन दे देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोथत पर्वतमाला है, तो हमारी जो विंध्याचल है एक भ्रंशोथत पर्वतमाला, हमारी सतपुड़ा है एक भ्रंशोथत पर्वतमाला है। सतपुड़ा में कुछ भाग वलित भी हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे लेकिन आ जाए तो सतपुड़ा को भ्रंशोथत बताना है। विंध्याचल के बाद सतपुड़ा भी भ्रंशोथत है। पश्चिमी घाट है वो भी भ्रंशोथत है, यानी भ्रंश से उत्पन्न है। भ्रंश से उत्पन्न, भ्रंश होता है फाल्ट, दरार आ जाना, बड़ी दरार आ जाती है, फाल्ट हो जाता है, लावा निकलता है, पर्वतों का निर्माण होता है। तो भ्रंशोथत पर्वत है हमारी विंध्याचल पर्वतमाला। सतपुड़ा भी है भ्रंशोथत, ठीक है। तो विंध्याचल पर्वतमाला वास्तव में बनी है विंध्यन, कैमूर, भारनेर और पारसनाथ से। पारसनाथ झारखंड में है जो कि छोटा नागपुर के पठार का भी सबसे ऊंचा शिखर है। भारनेर मध्य प्रदेश में है। कैमूर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के सासाराम तक विस्तृत है। कैमूर का जन्म सोन नदी की भ्रंश घाटी से हुआ है, उसको रिफ्ट घाटी भी बोलते हैं।
ठीक है। विंध्यन का जन्म हुआ है नर्मदा के भ्रंश से, ये ध्यान रखना। विंध्यन श्रेणी जो है ये बनी है नर्मदा के भ्रंश से, ठीक है। चलो, ये हो गई हमारी विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है कलूमर, कलूमर शिखर, इसको सद्भावना शिखर भी कहते हैं, ठीक है। कलूमर शिखर, सद्भावना शिखर उत्तर प्रदेश में है। ये विंध्याचल पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। विंध्याचल के बाद हम बात करते हैं सतपुड़ा की। सतपुड़ा, जो सतपुड़ा पर्वतमाला है इसका काफ़ी विस्तार है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, हम बात करते हैं हमारी पर्वतमाला पे, और पर्वतमाला इस बार हम ले रहे हैं हमारी सतपुड़ा। सतपुड़ा जो पहाड़ी शुरू होती है वो गुजरात से शुरू होती है, राजपीपला की पहाड़ी से। राजपीपला की पहाड़ी से शुरू होती है हमारी सतपुड़ा, ठीक है। और गुजरात से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से आगे आती है तो ये छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ से आगे ये हमारे झारखंड और वेस्ट बंगाल, झारखंड में और वेस्ट बंगाल में विस्तृत जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, विशेषकर विस्तार है झारखंड में, तो राजमहल की पहाड़ियों तक तो इस सतपुड़ा पर्वतमाला का विस्तार है। सतपुड़ा का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो है धूपगढ़, मध्य प्रदेश में है। धूपगढ़ करीब 1350 मीटर ऊंचा है। बाकी ऊंचाइयां कभी भी आवश्यक नहीं होती है, याद रखना, बस ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन सबसे ऊंचा है। तो धूपगढ़ 1350 मीटर ऊंचा है, और धूपगढ़ ना केवल इस सतपुड़ा का सबसे ऊंचा शिखर है बल्कि मध्य भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ 1350 मीटर ऊंचा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अन्य जो मुख्य पर्वत है यहाँ पे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। पर्वत का नाम है मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। मैकाल को महाकाल पर्वत भी कहते हैं। महाकाल पर्वत ना, शिव, महाकाल यानी शिव, महाकाल पर्वत भी कहते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर इस महाकाल पर्वत का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो है अमरकंटक। इस मैकाल पर्वत से भारत की 3 नदियां निकलती हैं। इसमें एक नदी निकलती है नर्मदा, ठीक है, नर्मदा कुंड से। अमरकंटक चोटी से निकलती है सोन, और छत्तीसगढ़ में सिहावा की पहाड़ियाँ, सिहावा की पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सिहावा की पहाड़ी से निकलती है हमारी कौन सी नदी, महानदी, ठीक है। सिहावा की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में है, अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है सोन नदी, और नर्मदा कुंड से निकलती है नर्मदा नदी। नर्मदा कुंड है मध्य प्रदेश में। सभी के सभी जो भाग हैं ये हैं मैकाल पर्वत के भाग। मैकाल पर्वत, मैकाल क्वेश्चन अभी आता है कि मैकाल पर्वत से या मैकाल के पठार से या अमरकंटक के पठार से भारत की कितनी नदियां निकलती हैं, तो मैकाल पर्वत या अमरकंटक के पठार से भारत की 3 नदियां निकलती हैं। नाम है हमारी ये, एक तो नर्मदा, एक है सोन और एक है महानदी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सतपुड़ा पर्वतमाला का जो दक्षिणी भाग है, सतपुड़ा पर्वतमाला का जो दक्षिणी भाग है, उस दक्षिणी भाग में बैतूल जिला स्थित है। बैतूल जिले की जो पहाड़ियां हैं, यहाँ से सतपुड़ा का ही भाग है, यहाँ से निकलती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी, नर्मदा नदी का जो भ्रंश है, इस भ्रंश से जन्म हुआ है विंध्यन श्रेणी का, विंध्यन श्रेणी। अब नर्मदा नदी जब इस सतपुड़ा पर्वतमाला में बहती है तो मध्य प्रदेश के जबलपुर नामक स्थान पर भेड़ा घाट एक स्थान आता है। भेड़ा घाट नामक स्थान पर यह धुआंधार जलप्रपात बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे धुआंधार जलप्रपात बनता है भेड़ा घाट में, संगमरमर की चट्टानों में, ठीक है। ताप्ती नदी बैतूल जिले से निकलती है और ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण से बहती है। ताप्ती के दक्षिण में जो पर्वतमाला है उसको कहते हैं पश्चिमी घाट पर्वतमाला,
ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वतमाला। तो फिर क्वेश्चन बन जाता है कि सतपुड़ा और पश्चिमी घाट को अलग करने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती नदी। इधर है विंध्यन और इधर है सतपुड़ा, तो विंध्यन और सतपुड़ा को अलग करने वाली कौन सी नदी है? नर्मदा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ पे अन्य जो शिखर हैं उनमें आ जाता है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी खूबसूरत हिल स्टेशन है, खूबसूरत हिल स्टेशन है, और पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पंचगनी क्षेत्र वगैरह काफ़ी खूब फेमस चीज़ें हैं। सतपुड़ा की रानी, सतपुड़ा की रानी कौन कहलाता है? पंचमढ़ी। खूबसूरत हिल स्टेशन है, पंचमढ़ी सतपुड़ा की रानी कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ओके, अब पश्चिमी घाट की हमने बात कर ही ली थी, सॉरी पश्चिमी घाट की क्या, सतपुड़ा की हमने बात कर ही ली है। ओके, बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। यदि आप दक्षिण भारत घूम कर आना चाहते हैं और आपके पास समय का अभाव है, और या हो सकता है आपके पास पैसे का अभाव है क्योंकि लॉकडाउन में इनकम बहुत कम रह गई है, तो अगर आपके पास अभाव है पैसों का और समय का, तो आप दक्षिण भारत का आनंद लेना चाहते हैं तो पंचमढ़ी क्षेत्र में जाइए। पंचमढ़ी खूबसूरत है, खूबसूरत हिल स्टेशन है। ठीक है, ओके, तो ये तो थी हमारी कौन सी पर्वतमाला? सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वतमाला के बाद यहाँ पे एक पर्वत और है, महादेव, है ना, ध्यान रखना। सतपुड़ा में महादेव भी है, मध्य प्रदेश में ही है महादेव। धूपगढ़ भी मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी भी मध्य प्रदेश में, महादेव भी मध्य प्रदेश में, जबलपुर भी मध्य प्रदेश में, भेड़ाघाट भी मध्य प्रदेश में। मैकाल या महाकाल पर्वत है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अमरकंटक मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद हमारे पास दो पर्वतमालाएं रह जाती हैं, इनमें एक है पूर्वी घाट और एक है पश्चिमी घाट। हम दोनों को पढ़ते हैं। ठीक है, देखना, हम देखते हैं दोनों को। ठीक है, इस तरह से कुछ है, थोड़ा और विस्तृत करते हैं इसको, ऐसे मान लो। ठीक है, ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार। तो यहाँ पे ये जो एरिया है गुजरात का, गुजरात है, ये जान गए ना, गुजरात है ये। गुजरात का ये जो एरिया है इसको कहते हैं सौराष्ट्र। सौराष्ट्र, ये कच्छ की खाड़ी, ये खंबात की खाड़ी। इस सौराष्ट्र को काठियावाड़ भी कहते हैं, काठियावाड़। तो यहाँ पे सौराष्ट्र और गिरनार की पहाड़ियाँ हैं, सौराष्ट्र व गिरनार की पहाड़ियाँ। तो सौराष्ट्र व गिरनार की पहाड़ियों से लेकर अथवा ताप्ती नदी, सौराष्ट्र अथवा गिरनार की पहाड़ियों से लेकर अथवा ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट पर्वतमाला है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इधर महानदी बेसिन से, महानदी बेसिन से लेकर कन्याकुमारी तक पूर्वी घाट पर्वतमाला है, पूर्वी घाट पर्वतमाला है। अब ये जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला है, ये पूर्णतया भारत में स्थित सबसे लंबी पर्वतमाला है भारत की। ठीक है, पूर्णतया भारत में स्थित भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला, और वो कौन है? हमारी ये पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को हम कुछ भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे सौराष्ट्र और गिरनार की पहाड़ियों से लेकर कृष्णा की सहायक नदी मलप्रभा नदी तक, मलप्रभा यानी कि कर्नाटक के उत्तर तक, उत्तरी कर्नाटक तक। ठीक है, इसको हम कहते हैं उत्तरी भाग। पश्चिमी घाट है ये पूरी, इसको हम कहते हैं उत्तरी भाग। इस मलप्रभा नदी से लेकर केरल में स्थित एक दर्रा पाल घाट, पाल घाट दर्रा केरल, यहां तक ये कहलाता है मध्य भाग। इस पाल घाट दर्रे से लेकर कन्याकुमारी तक ये कहलाता है दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग। अब महाराष्ट्र में ये जो पश्चिमी घाट जो पर्वतमाला है, पश्चिमी घाट पर्वतमाला का जो उत्तरी भाग है उसको महाराष्ट्र में कहते हैं सह्याद्री। महाराष्ट्र में यानी उत्तरी भाग ही क्या कहलाता है? सह्याद्री, महाराष्ट्र में।
ठीक है। अब सह्याद्री पर्वतमाला का जो सबसे ऊंचा शिखर है, या यूं कहें इस पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो महाराष्ट्र में है, कलसूबाई। कलसूबाई, ठीक है, कलसूबाई। ये सबसे ऊंचा भूभाग है, सबसे ऊंची चोटी है इस उत्तरी भाग की, या हम कह सकते हैं सह्याद्री की। सह्याद्री पूरी का नाम नहीं है, पूरी पर्वतमाला सह्याद्री नहीं कहलाती। पर्वतमाला जो ये वाला पोर्शन है महाराष्ट्र में विशेषकर और उत्तरी कर्नाटक में, इसी को हम सह्याद्री कहते हैं। सह्याद्री का सबसे ऊंचा भाग कलसूबाई है, लेकिन पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा भाग अनाईमुडी है जो केरल में है, ठीक है, कलसूबाई। इसके अलावा और भी हैं, कलसूबाई है, सालहेर है, यहाँ पे सालहेर, यहाँ पे सतमाला की पहाड़ियाँ हैं महाराष्ट्र में, यवतमाल है महाराष्ट्र में, यवतमाल, हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ हैं, हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ हैं। इसके अलावा नासिक की पहाड़ियाँ हैं, नासिक, नासिक की पहाड़ियों में त्र्यंबक गांव है, वहाँ से इस उत्तरी भाग से नदी निकलती है, गोदावरी, गोदावरी। उसके अलावा फिर महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ हैं। महाबलेश्वर पंचमढ़ी की तरह काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे एलिफेंट हेड रॉक है, मतलब जो हाथी का सिर होता है वैसी यहाँ पे चट्टानें खूबसूरत। महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ हैं। महाबलेश्वर बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है। तो महाबलेश्वर से नदी निकलती है कृष्णा, कृष्णा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अजंता की पहाड़ियाँ हैं औरंगाबाद में, अजंता की पहाड़ियाँ, एलोरा की पहाड़ियाँ। अजंता की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे आपको बौद्ध गुफाएं देखने को मिलती है, ऊपर लिख देते हैं। अजंता की पहाड़ियों में आपको बौद्ध गुफाएं देखने को मिलती हैं। ऐसी ही गुफाएं सतपुड़ा में भी है, मध्य प्रदेश में, उनका नाम है बाघ गुफाएं, बाघ गुफाएं एमपी। यहाँ पे बाघ गुफाओं में भी बौद्ध जो संस्कृति है वो देखने को मिलती है। अजंता औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, यहाँ पे भी हमें बौद्ध गुफाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब मध्यवर्ती भाग है। मध्यवर्ती भाग का जो सबसे ऊंचा शिखर है, मध्यवर्ती भाग कहाँ विस्तृत है? कर्नाटक और केरल में, उत्तरी केरल में, कर्नाटक और उत्तरी केरल में। इसका जो सबसे ऊंचा भाग है वो है मुलानगिरी, मुलानगिरी, ये कर्नाटक में है। मुलानगिरी कहाँ है? कर्नाटक में है। अब मुलानगिरी के अतिरिक्त यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध हैं, जैसे कुद्रेमुख, बाबा बूदन, पुष्पागिरी। यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं हम, कुद्रेमुख, पुष्पागिरी, बाबा बूदन, सभी की सभी लौह अयस्क के लिए जानी जाती हैं। बाकी बाबा बूदन की पहाड़ी कर्नाटक में, वो भारत का पहला स्थान है जहाँ पे कहवा का उत्पादन किया गया था। इसके अलावा इस कर्नाटक की जो ये है पश्चिमी घाट, इसका जो पूर्वी भाग है कोलार का पठार कहलाता है, और कोलार का जो पठार है वो काफ़ी प्रसिद्ध है स्वर्ण उत्पादन के लिए। जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग वो पालघाट दर्रे से शुरू होता है और तमिलनाडु और केरला में विस्तृत है, तमिलनाडु और केरला में विस्तृत है। पालघाट दर्रा केरल में है, ठीक है। अब दर्रे भी हम पढ़ लेंगे, अभी जो मुख्य दर्रे हैं यहाँ पे 4 मुख्य दर्रे आते हैं वो भी हम पढ़ लेंगे। तो अब यहाँ पर जो सबसे ऊंचा शिखर है इस दक्षिण भाग का वो है अनाईमुडी। इधर नहीं लिखूंगा, इधर लिखते हैं अनाईमुडी। अनाईमुडी केरल में है, 2695 मीटर की ऊंचाई है, और अनाईमुडी अनामलाई की पहाड़ियों में केरल में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे तमिलनाडु और केरल में नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं उनका सबसे ऊंचा शिखर है तमिलनाडु में, नाम है दोद्दा बेटा। ऊपर वाला हम मिटा देते हैं, थोड़ा लिखने में आसानी हो जाएगी। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, उन नीलगिरी की पहाड़ियों का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है दोद्दा बेटा, दोद्दा बेटा 2637 मीटर ऊंचा है दोद्दा बेटा। नीलगिरी की खास बात है कि इधर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं,
इसके अलावा फिर कई और हैं यहाँ पे, जैसे अगस्त्य मलाई, और इसके अलावा यहाँ पे पालनी हिल्स और इलायची पहाड़ियाँ। पालनी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में और इलायची पहाड़ियाँ केरल में। इलायची पहाड़ी, इलायची को इंग्लिश में पूछा गया था एक बार, कार्डमम हिल्स कहाँ है, ठीक है, कार्डमम हिल्स केरला में है। इसके अलावा तमिलनाडु में इसी पश्चिमी घाट पर्वतमाला में तमिलनाडु में काफ़ी प्रसिद्ध केंद्र है ऊटक मंडलम, जिसको हम ऊटी कहते हैं, ऊटक मंडलम ऊटी, तो तमिलनाडु में है, पश्चिमी घाट पर्वतमाला का भाग है, बहुत ही खूबसूरत है भाई, बहुत खूबसूरत है, ठीक है। इसके अलावा कोडाई कैनाल है यहाँ पर, कोडाई कैनाल तमिलनाडु में ही पड़ता है, पश्चिम का ही भाग है, पश्चिमी घाट पर्वतमाला का भाग है कोडाई कैनाल, तमिलनाडु में खूबसूरत हिल स्टेशन है। साथ ही इस कोडाई कैनाल में सोलर ऑब्जर्वेटरी स्थापित है, जहाँ पे ग्रहों की गति का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं पूर्वी घाट पर, ये तो हो गया हमारा पश्चिमी घाट, अब हम बात करते हैं पूर्वी घाट पर, और फिर हम यहाँ के जो प्रधान दर्रे हैं पश्चिमी घाट पर्वतमाला के, उनकी बात कर लेंगे। पूर्वी घाट जो पर्वतमाला है ये महानदी बेसिन से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। यहाँ पे उड़ीसा में मुख्य चोटी है, यहाँ पे गढ़जात हिल्स, ठीक है। उड़ीसा में हमें मिलता है महेंद्रगिरी, गढ़जात हिल्स मिलता है, महेंद्रगिरी मिलता है, ठीक है। इसके अलावा उड़ीसा में हमें मिलता है मलयगिरी उड़ीसा में है और चंदन के पेड़ों के लिए जाना जाता है। और एक चीज़ बता दूं कि ये जो पूर्वी घाट पर्वतमाला है, इस पूर्वी घाट पर्वतमाला को उड़ीसा में मलयाद्री कहते हैं। जैसे पश्चिमी घाट पर्वतमाला को महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते हैं, वैसे पूर्वी घाट पर्वतमाला को उड़ीसा में मलयाद्री कहते हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं तो आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलता है इस पूरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, जिसको हम कहते हैं विशाखापट्टनम जो पीक है वो इसकी सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट पर्वतमाला की, करीब 1686 मीटर। इस विशाखापट्टनम को हम कभी कभी अरमाकोंडा भी लिखा हुआ मिल जाता है, अरमाकोंडा। इसके अलावा विशाखापट्टनम में हमें मिलती है नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है 1686 मीटर। अब तमिलनाडु में जो हमारी पूर्वी घाट है, तमिलनाडु में पूर्वी घाट के रूप में जावादी और शेवराय जो हिल्स हैं वो पूर्वी घाट की तमिलनाडु में मुख्य चोटियां हैं, ठीक है। तो गढ़जात हिल्स है, महेंद्रगिरी है, मलयगिरी है, ये तो उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम चोटी है, नल्ला मल्ला है, ये आंध्र प्रदेश में। जावादी और शेवराय तमिलनाडु में। मलयगिरी चंदन के वनों के लिए जानी जाती है और मलयगिरी उड़ीसा में स्थित है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है हमारी विशाखापट्टनम या अरमाकोंडा। दोस्तों, ये थी हमारी प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख पर्वतमालाएं, और इससे पहले हमने जाना था प्रायद्वीपीय जो पठार है उसके मुख्य पठारों के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में भारत का जो तटीय प्रदेश है और साथ ही भारत के जो द्वीप समूह हैं उनके बारे में। कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।